हेलो स्टूडेंट, कल वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर और हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़े थे और वहां मैंने एक रिलेशन बताया था कि पावर रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर करंट कांस्टेंट हो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। तो आज उस पर एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इन दोनों सर्किट में स्टूडेंट कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, B1 या B2। तो स्टूडेंट जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज्यादा ग्लो करेगा और जो कम पावर कंज्यूम करेगा स्टूडेंट वो कम ग्लो करेगा। और पावर डिटरमिन होता है रेसिस्टेंस। तो स्टूडेंट आइए हम लोग पहले जरा दोनों बल्ब का रेसिस्टेंस निकालें। तो P बराबर स्टूडेंट V स्क्वायर बाई R होता है। तो V स्क्वायर स्टूडेंट तो R स्टूडेंट यहां से हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। अब ये स्टूडेंट पहले का B1 का रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो V है स्टूडेंट 220 इंटू 220, इसका खुद का वोल्टेज लेना है और 100। तो स्टूडेंट इसका रेसिस्टेंस आ जाएगा 484। और सेकंड बल्ब 2 का निकालेंगे स्टूडेंट। तो फिर वही फॉर्मूला 220 इंटू 220 बाई 200। तो 484 बाई 2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 2 2 जा 4 242 होगा। कहने का मतलब स्टूडेंट इसका रेसिस्टेंस है 484 और इसका 280 और सीरीज है स्टूडेंट। तो मैंने कल बताया था कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। तो जो ज्यादा रेसिस्टेंस का होगा उसका ज्यादा पावर वो कंज्यूम करेगा। तो स्टूडेंट इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा और इसका रेसिस्टेंस कम है तो ये कम पावर कंज्यूम करेगा। तो ये ज्यादा ग्लो करेगा स्टूडेंट। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर ये तो 100 वाट का है, ज्यादा कैसे ग्लो करेगा, ये 200 वाट का है। तो स्टूडेंट सीरीज में वैसे नहीं डिटरमिन होता है। सीरीज में आप देखेंगे रेसिस्टेंस, कल ही पढ़ा दिए थे आपको, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका ज्यादा रेसिस्टेंस होता है स्टूडेंट उसका जो है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो ये इसका ज्यादा रेसिस्टेंस है 484, तो ये ज्यादा ग्लो करेगा स्टूडेंट। लेकिन जब यहां आएंगे स्टूडेंट तो सिचुएशन अपोजिट हो जाएगा। पैरेलल में हम लोग देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला में लिखा है कि V कांस्टेंट तो P डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसमें स्टूडेंट R कम है तो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसमें ये वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। यानी अगर पैरेलल में है तो कम रेसिस्टेंस वाला ज्यादा पावर कंज्यूम करता है और वो ज्यादा ग्लो करेगा। और सीरीज में है तो ज्यादा रेसिस्टेंस वाला ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो सीरीज में ये वाला ज्यादा ग्लो करेगा। तो इसको ट्रिकली याद भी रखना है स्टूडेंट कि 2 बल्ब 3 बल्ब अगर सीरीज में है तो कम पावर वाला ज्यादा ग्लो करेगा और पैरेलल में है तो ज्यादा पावर वाला ज्यादा ग्लो करेगा। और उसका एक्सप्लेनेशन ये है, भले इसमें स्टूडेंट इसका पावर कम है इसका पावर ज्यादा है, लेकिन कंज्यूम ये करेगा ज्यादा पावर क्योंकि करंट दोनों को सेम मिल रहा है। तो रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, इस तरह के प्रॉब्लम में कंफ्यूजन नहीं होना है। आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। ये स्टूडेंट पावर में ही एनर्जी कंजम्पशन का एक यूनिट है BOT यूनिट। ये क्या है स्टूडेंट, तो हम लोग के घरों में जो बिजली बिल आता है स्टूडेंट, जब रीड करते हैं मीटर को तो कहते हैं कि आपका 200 यूनिट हो गया, आपका 400 यूनिट हो गया। तो वो यूनिट स्टूडेंट एक्चुअली BOT यूनिट होता है। ये क्या होता है आज हम लोग जान लें और आज के इस वीडियो के बाद आप चाहें तो घर में ही आप अपने टोटल कंजम्पशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट स्टूडेंट मैंने लिखा है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जो BOT यूनिट है वो क्या है स्टूडेंट, कॉमर्शियल, मतलब कॉमर्स लेवल पे
ट्रेड में जो यूज होता है, गवर्नमेंट हमसे जो पैसा लेती है। और डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ पावर 1 किलोवाट कंटिन्यूअसली ऑपरेटेड फॉर 1 आवर, 1 किलोवाट पावर होना चाहिए स्टूडेंट, और कितने देर तक ऑपरेट होना चाहिए? 1 आवर। तब जो एनर्जी कंजम्पशन होगा आपके यहाँ का वो 1 BOT यूनिट होगा। 1 किलोवाट पावर होना चाहिए और 1 आवर टाइम अप्लायंसेस ऑपरेट हो, तब जो टोटल एनर्जी होगा स्टूडेंट वो 1 BOT यूनिट। तो चूंकि एनर्जी का इंटरनेशनल यूनिट जूल है, तो जरा हम लोग BOT यूनिट को जूल में एक्सप्रेस कर लें। तो पावर का फॉर्मूला है स्टूडेंट एनर्जी बाई टाइम, पावर है 1 किलोवाट, टाइम 1 आवर, तो एनर्जी कितना हो जाएगा? 1 BOT यूनिट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 1 BOT यूनिट हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट को 1000 वाट, 1 आवर को 3600 सेकेंड। तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 5 जीरो है, और स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली ये आएगा स्टूडेंट 36 इंटू 10 टू द पावर 5। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या आता है स्टूडेंट? 36 नहीं लिखते हैं, डेसिमल के पहले एक ही डिजिट लिखते हैं। अगर 10 टू द पावर समथिंग लिखना हो तो डेसिमल के पहले एक डिजिट, बाकी डिजिट डेसिमल के बाद। तो चूंकि 36 था तो इसको 3.6 कर दिए, तो एक जीरो बढ़ाना पड़ा। तो 1 BOT यूनिट में स्टूडेंट इतना है। कभी भी आपको BOT यूनिट को जूल में कन्वर्ट करना आए स्टूडेंट, इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन बनाएं ताकि क्लियर हो जाए। तो जब भी स्टूडेंट कहीं का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना हो आपको, इफ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर हाउस और अनदर, then first of all make a list which type of appliances you have in your home or in any other houses, which type of appliances are operated by electricity. First you make a list like this. मैंने बनाया स्टूडेंट की फैन मेरे यहाँ दो है और ईच 100 वाट का है। बल्ब मेरे यहाँ 3 है और ईच 20 वाट का है। टीवी मेरे यहाँ एक है 200 वाट का है। और मेरे यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है स्टूडेंट वो 8 रुपीज पर यूनिट है। सपोज किया स्टूडेंट, उस रेट को रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो हो सकता है कोई मुझ पे केस कर दे कि आप कम बता रहे हैं, आप ज्यादा बता रहे हैं। तो टर्म एंड कंडीशंस अप्लाइड स्टूडेंट, दिस इज ओनली फॉर एजम्पशन, इसको आप अपनी रिस्क पे आजमाएं। तो अब बिजली बिल कैसे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट? तो ईच 100 का है तो 2 फैन का हो गया 200 वाट। ईच 20 का है तो 3 बल्ब का हो गया 60 वाट, और एक टीवी स्टूडेंट 200, और भी कुछ है तो उसका भी ऐड करें। तो स्टूडेंट आ गया 460, और इसको स्टूडेंट किलोवाट में चेंज कर लीजिए। तो किलोवाट में स्टूडेंट ये आ जाएगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4.6 आ जाएगा। अब ओवरऑल देख लीजिए कि टाइम कितना है आपके पास। मान लीजिए ये 20 आवर चलते हैं, या अगर अलग अलग है कि भाई ये 10 घंटा चलता है, ये 20 घंटा चलता है, ये 6 घंटा चलता है, तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई करिए। इसमें अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें अलग, इसका टाइम इसमें अलग। अब ये ओवरऑल मान लिए कि 20 आवर ऑपरेट होता है सब। तो अब यहां पर स्टूडेंट टोटल एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे, तो पावर और इंटू टाइम, तो 4.6 इंटू यूनिट, यह आ गया आपका स्टूडेंट बिजली बिल। अब कितना, ये यूनिट आ गया मीटर में। अब कितना देना है, तो हर यूनिट का 8 रुपया, तो इसमें से 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका स्टूडेंट क्लियर। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग के बुक में कुछ हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी का ही फेमस क्वेश्चन है कि व्हाई alloys are used as heating element
rather than pure metal. एलॉय क्यों यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्योर मेटल की वजह? तो यहां स्टूडेंट लिखा एलॉय है, लेकिन इसका इशारा इसकी ओर है स्टूडेंट, नाइक्रोम। ये स्टूडेंट एक एलॉय है निकेल और क्रोमियम का। इसका यूज स्टूडेंट इसके इस 3 प्रॉपर्टी की वजह से किया जाता है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाई एलॉयज आर यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट रेदर देन प्योर मेटल, तो ये 3 प्रॉपर्टी आप बता देंगे, आप समझ जाएंगे कि एलॉय है तो इशारा किसकी ओर है, नाइक्रोम की। तो पहला बताएंगे स्टूडेंट हाई रेसिस्टेंस। और हाई रेसिस्टेंस का क्या फायदा है स्टूडेंट? तो ये तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज करेगा। मैंने आपको बताया भी था कि रेसिस्टेंस की वजह से वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज कर देता है। और इसका बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है तो नाइक्रोम आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे और थोड़ी देर में ये रेड हॉट एकदम हो जाएगा, हाई मेल्टिंग। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हुए भी स्टूडेंट नाइक्रोम मेल्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका 2500 डिग्री के आसपास मेल्टिंग बहुत ज्यादा है। तो दूसरा फायदा कि गर्म भी होगा और मेल्ट भी नहीं करेगा। तीसरा है स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन रिएक्टिव एलॉय है, इसको किसी से रिएक्शन का डर नहीं, तो आप इसको ओपन इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टी आप देखें इधर मेटल में भी है, टंगस्टन मेटल है स्टूडेंट, इसका भी हाई रेसिस्टेंस है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसका तो नाइक्रोम से भी ज्यादा है। फिर भी हम लोग इसका यूज हीटिंग एलिमेंट में नहीं कर सकते स्टूडेंट, क्योंकि ये रिएक्टिव है। हीटर में इसको लगा दीजिएगा और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराइएगा, रेड हॉट टंगस्टन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और कुछ दूसरा कंपाउंड बना लेगा, गड़बड़ हो जाएगा इसको। तो मेटल के पास भी ये प्रॉपर्टी है, लेकिन ये तीसरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो रिएक्टिव है। इसलिए वी कैन नॉट यूज प्योर मेटल एज हीटिंग एलिमेंट इन हीटर, आयरन, इटीसी। तो ये नाइक्रोम की प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट। तो जहां भी ये पूछे कि हीटर में इसका क्यों यूज करते हैं, आयरन में क्यों यूज करते हैं, सब में एक ही आंसर लिखना है। एक और क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट कि हीटर में जो वायर देते हैं वो कॉइल करके क्यों देते हैं, सीधा वायर क्यों नहीं लगाते? तो स्टूडेंट कॉइल करने से ज्यादा वायर जो है आएगा, लेंथ ज्यादा आएगा, लेंथ ज्यादा तो रेसिस्टेंस ज्यादा, रेसिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा, इसीलिए कॉइल करके लगाते हैं। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो कोड जो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं हीटर में, तो वो नॉर्मल रहता है, जबकि जो हीटिंग एलिमेंट है वो रेड हो जाता है। ऐसा क्यों? तो सिंपल आंसर है स्टूडेंट, जो कॉर्ड होता है वो एल्यूमिनियम या कॉपर का होता है, तो उसका तो नॉर्मल रेसिस्टेंस है, वो उतना गर्म नहीं होता है। लेकिन नाइक्रोम का हाई है तो हीटिंग एलिमेंट गर्म हो जाएगा और वायर नॉर्मल रहेगा, थोड़ा गर्म होगा। अब आइए टंगस्टन की तरफ। तो इसका हीटिंग एलिमेंट में तो नहीं कर सकते स्टूडेंट, लेकिन इसका एक खास प्रॉपर्टी है, इनकैंडिसेंट इन नेचर, यानी स्टूडेंट ये ग्लो करता है आफ्टर हीटिंग। टंगस्टन अगर गर्म हो जाएगा स्टूडेंट तो ग्लो बहुत ज्यादा करता है। तो इसका यूज बल्ब के फिलामेंट में, ये जो येलो वाला बल्ब आप लोग देखते होंगे उसके फिलामेंट में टंगस्टन वायर का यूज किया जाता है। क्यों स्टूडेंट? हाई रेसिस्टेंस है, जल्दी गर्म हो जाएगा, हाई मेल्टिंग है, टूटेगा नहीं, और इनकैंडिसेंट है, जैसे ही गर्म होगा ग्लो करने लगेगा, लाइट देगा। लेकिन आप पूछेंगे कि सर और ये जो आप बताए थे रिएक्टिव इन नेचर, तो हाँ स्टूडेंट, इसका बल्ब में उपाय किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि बल्ब के अंदर इनर्ट गैस जो है वो क्यों भरा जाता है।
बल्ब के अंदर इनर्ट गैस रहता है स्टूडेंट, आर्गन, नियॉन। तो यही है कि चूंकि टंगस्टन रिएक्टिव है, दूसरे गैस के कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्शन कर लेगा, इसीलिए चारों तरफ बल्ब के अंदर कौन सा गैस भर दिया जाता है, इनर्ट, जो कि इसको रिएक्शन से बचाता है और सेफ रखता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, व्हाई टंगस्टन वायर यूज्ड एज फिलामेंट इन बल्ब एंड व्हाई इनर्ट गैसेस आर फिल्ड इनसाइड द बल्ब। तो इन क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट आपका थ्योरेटिकल पार्ट लगभग खत्म हो गया। अब अगले वीडियो से हम लोग एनसीईआरटी और डिफरेंट बुक के जो क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, कल मैं 10th का वीडियो नहीं डालूंगा, आप वीडियो 1 से लेकर के वीडियो 10, 11 तक पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि कल से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो कल का गैप रहेगा और परसों से मैं एनसीईआरटी ये सब का सॉल्यूशन जो है आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।